जी मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करेंगे आज के 3 कॉमन एरर जो एसएससी के सीजीएल एग्ज़ाम में आए हुए हैं। डिट्टो क्वेश्चन पेपर से मैंने फ़ोटो लिया है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन थे, सेम ऐसे ही छपे थे, इसी तरह 4 ऑप्शन दिए गए थे, डिट्टो ये क्वेश्चन आए थे। आपको किस तरह इनको क्रैक करना है, किस तरह इनको सोल्व करना है, उसका एक मेथड समझना है। छोटी-छोटी बातों से मैं इनको रिलेट करूँगा। आपको इन्हीं सभी बातों के नोट्स बनाते हुए चलना है। जितना मैं चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, वो सारा का सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। कोई भी फालतू की कोई बात नहीं है कि हम पहले बहुत लंबा चौड़ा सा सिलेबस पढ़ के और फिर आपको सारी चीज़ें बताएं जिसमें कि आप पजल हो जाओ। सीधा एग्ज़ाम की प्रैक्टिस है। एग्ज़ाम इसी तरह का आता है, यही लेवल होता है। इससे कोई हाई लेवल एग्ज़ाम नहीं होता है और लेवल बच्चों कुछ होता नहीं है। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है तो लेवल कुछ नहीं होता है। लेवल वो बच्चा बनाता है जिसका अधूरा टॉपिक, अधूरा सिलेबस और अधूरी जानकारी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अक्सर ये बात बताई जाती है, मैंने अपनी क्लास में बच्चों को अक्सर ये बात बताई है कि अगर ऑफ 2 नंबर पे दिखाई दे, किसी भी वाक्य में 2 नंबर पे ऑफ दिखाई देता है तो उस ऑफ से पहले वाले वर्ड को आपको अपना सब्जेक्ट मान लेना है। तो हमारा सब्जेक्ट है बच्चों ईच, और ईच को, आइदर को, नाइदर को, इन सभी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ईच को, आइदर को, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। ये बात मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में ये भी आ रहा है कि जैसे ईच ही को अंडरलाइन कर दिया, सिर्फ ईच वर्ड को अंडरलाइन कर दिया और आपसे 4 ऑप्शन में पूछ लिया गया कि ये प्रोनाउन है या फिर ये एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है या कुछ और है। या हो सकता है आपसे 4 ऑप्शन प्रोनाउन के पूछ ले कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इस तरह मतलब 4 वर्ड दे देगा कोई भी। तो प्यारे बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ईच, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं उनको आपको सिंगुलर मानना है, चाहे वो आइदर हो, चाहे वो नाइदर हो, चाहे वो ईच हो। तो ईच यहाँ पे सिंगुलर है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि ऑफ 2 नंबर पे आ जाए तो उससे पहले वाले वर्ड को आपको सब्जेक्ट मानना है। हमारे 2 नंबर पे कौन आया? ऑफ। ऑफ से पहले कौन है? ईच। तो ईच को मान लिया हमने सब्जेक्ट। और ईच, आइदर, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जिनको हमेशा आपको सिंगुलर मानना है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। तो आगे का पार्ट समझिए। जैसा हमारा सब्जेक्ट वैसा ही हमारा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। जैसा हमारा सब्जेक्ट वैसा हमारा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। और हमारा हेल्पिंग वर्ब अगर यहाँ पे हैव दिया है तो हमें हैव के साथ ही हैज़ और हैव दोनों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, हैज़ तो है सिंगुलर और हैव है प्लूरल। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर ईच सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर चाहिए ना। हमें हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए? हैज़। लेकिन यहाँ पर यूज़ क्या हुई है? हैव, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हमें हमारे सेंटेंस में जो एग्ज़ाम में क्या करना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये पार्ट गलत है। आपको और कोई काम नहीं करना वहाँ पे। यानी खुद देखो, ईच ऑफ द गर्ल्स ए पार्ट है, हैव कम बी पार्ट है, तो आप यहाँ पर टिक करोगे कि बी पार्ट गलत है। बस इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है। यहीं से आपका 2 नंबर मिल जाएगा आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ये छोटी सी मिस्टेक को सही करने के 2 नंबर थे आपके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट, एक सेकेंड जी, हाँ जी, मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। अब बच्चों देखो, इसकी हिंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी वाक्य की हिंदी मत बनाओ, उस वाक्य का कॉन्सेप्ट समझो कि किस वर्ड को किस दूसरे वर्ड की नीड है, किस वर्ड के पहले कौन सा वर्ड आ सकता है या किस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आ सकता है। अगर ये बात आपकी क्लियर हो गई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो आपको पहले ध्यान देना, देखो हमारे इस पूरे वाक्य के अंदर
हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ तो वर है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी आता है बच्चों वो सब्जेक्ट होता है। यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले माई वाइफ आया, सब्जेक्ट है, एंड मी भी हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन अक्सर एक टेबल आपको बताई जाती है या आप पढ़ते होंगे, एक सब्जेक्ट की टेबल होती है और एक ऑब्जेक्ट की टेबल होती है। सब्जेक्ट होता है आई, ऑब्जेक्ट होता है मी। सब्जेक्ट आई होता है और ऑब्जेक्ट होता है मी। ये बात आप नोट कर लेना एक बार। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम। सब्जेक्ट हमारा आई है, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, और प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि हमारे सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए था यहाँ पर, जबकि उन्होंने यूज़ किया है ऑब्जेक्ट। यानी हमारा होना तो चाहिए यहाँ पे आई, लेकिन गिवन क्या है, मी। पहली गलती। गलती सिर्फ इतनी बतानी है पेपर में, इससे ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। यानी ए पार्ट हमारा गलत है। एक सेकेंड, यानी ए पार्ट हमारा गलत है, तो हम यहाँ पे गलत किसको बताएंगे, ए पार्ट को, यानी इस वाले पार्ट को। लेकिन बच्चों अगर कभी भी इसको इम्प्रूवमेंट करने की बात आ जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इसको इम्प्रूव कर दो, इसको ठीक कर दो, अगर आप कर सकते हो, आप इतनी नॉलेज रखते हो तो आप क्या करोगे बच्चों। ये देखो, माई वाइफ जो है ये थर्ड पर्सन है, और जो यहाँ पे आप आई यूज़ कर दोगे वो फर्स्ट पर्सन है। जब भी कभी आपको थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन इस तरह दिखाई दें, या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन इस तरह दिखाई दें, तो आपको अपने आप को सबसे बाद में लिखना है। आपको जब भी थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन दिए गए हों दोनों, या थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन दिए गए हों, तो खुद को मतलब फर्स्ट पर्सन को आपको बाद में लिखना है। यानी क्या होना चाहिए था, माई वाइफ एंड आई। ये बिल्कुल इसका करेक्ट यूज़ है, इस तरह यूज़ होना था ये। तो गलतियां तो इसमें दो हैं, एक तो मी को आई करने वाली, और एक माई वाइफ को पहले और आई को बाद में। लेकिन हमें इतना अधिकार नहीं दिया गया कि हम इन दो सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में दो मिस्टेक को बताएं। हमें सिर्फ इतना सा टाइम लेना है कि इस पूरे वाक्य में कौन सा पार्ट, कौन सा भाग गलत है। तो हम क्या बता सकते हैं कि केवल इसमें ए पार्ट गलत है। और हमें अपना टाइम क्यों ख़राब करना है, जब हमें ये फैसिलिटी दी जा रही है कि सिर्फ आप कितना करो, इस पूरे सेंटेंस में ये बता दो कि कौन सा पार्ट गलत है। तो बस आप फ्री हो जाओ इतना बताने के बाद। यानी आपका ए आंसर होगा। ए में गलती है, मी चेंज इनटू आई, मी की जगह आई आएगा, और आई आने के बाद बस आई आएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आई आएगा। लेकिन जहाँ बात आती है थोड़ी और नॉलेज की, तो वो बता दिया, पहले माई वाइफ एंड आई आएगा। चलो जी प्यारे से बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन थर्ड है, जो कि लास्ट है। ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट। पत्र लिखना यानी निबंध लिखना एक कला है। दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग, जिसको ज़रूरत है, जिसको नीड होती है बहुत सारी प्लानिंग की। तो बच्चों यहाँ पर देखो, मैं आपको अगर एक एक वर्ड समझाऊं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन थोड़ी सी ज़रूरत लग रही है आपको समझाने की, तो वो चीज़ एक बार देखना। ऐसे राइटिंग इज एन, देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। एन आर्ट, ये आर्ट हमारा एक नाउन है, कला जिसे बोलते हैं हम, कला नाउन है। और नाउन से पहले, जब नाउन का यूज़ पहली बार होता है तो उसके पहले ए या एन का यूज़ होता है, यानी एन भी ठीक है यहाँ पर। तो ए पार्ट में कोई गलती नहीं है, ए पार्ट राइट है। दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग, दैट यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है। रिक्वायर्स मैनी, दैट सॉरी जोड़ने का नहीं, दैट का मतलब है यहाँ पर जो, या जिसकी, या जिसको ज़रूरत है। जोड़ने का काम नहीं, एज अ कंजंक्शन काम नहीं कर रहा है। दैट का मतलब यहाँ पर है जिसको ज़रूरत है, जिसको की सेंस दे रहा है, जिसको ज़रूरत है मैनी प्लानिंग्स। जो बच्चों ये मैनी वर्ड है ना, मैनी, इस मैनी वर्ड का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो। मैं पहले भी बता चुका हूँ 100%। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले क्या आता है, मैनी। जब भी कोई नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो उसके पहले आप मैनी यूज़ कर सकते हो। लेकिन
समस्या यहाँ पर बहुत बड़ी ये दिखाई दे रही है कि जो हमारा वर्ड प्लानिंग है, प्लानिंग हमारा कैसा वर्ड है बच्चों? प्लानिंग है हमारा अनकाउंटेबल। प्लानिंग एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले केवल और केवल आपको राइट है लिखने का क्या? मच। यानी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप मच का यूज कर सकते हो, ना कि मैनी का। मैनी का यूज कहाँ करोगे? जहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए। मान लो प्लानिंग की जगह पर स्टूडेंट्स लिखे होते तो आप यूज करते मैनी, मैनी स्टूडेंट्स। अगर लिखा होता पेन्स तो यूज करते मैनी पेन्स। कार्स तो मैनी कार्स। यानी मैनी का यूज किसके पहले होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, जबकि प्लानिंग यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुबह सुबह अगर आपको इतना डाटा भी अगर अभी मिल पा रहा है, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो हम डाटा को बढ़ा देंगे। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। इंटरेस्ट लेने से मेरा मतलब क्या है कि अगर आपको रेगुलर पढ़ने में इसको ये लग रहा है कि सर मैं रेगुलर पढ़ रहा हूँ और मुझे मज़ा आने लगा है, इसको पढ़ने के बाद मेरे क्वेश्चंस या मेरा बेस क्लियर होने लगा है, तो हम डाटा को बढ़ाएंगे। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है तो आप जैसे खुद पढ़ रहे थे वैसे आप पढ़ सकते हैं। कोई एफर्ट्स ऐसा नहीं लगाया जाएगा जिससे कि आप प्रेशराइज किए जाएं, क्योंकि तैयारी होनी चाहिए फ्री माइंड। बिल्कुल लोड लेके तैयारी मत करो। तैयारी बिल्कुल जुनून के साथ मस्ती में करनी है। चलो बच्चों, हरे कृष्णा। आज का ये टॉपिक भी आप पढ़ लेना एक बार।